हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हमने एलिलिक इंटरैक्शंस को डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है बेसिकली नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस के बारे में। होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, और जिसके अंदर आज हमें डील करना है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड एपिस्टेटिक जीन। ठीक है, उससे पहले इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। और वहीं पर आपको क्या है, मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस। अब ये नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझेंगे और उसके बाद इसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो टर्म है नॉन एलील, तो सबसे पहले हमें समझेंगे नॉन एलील क्या होता है। ठीक है, तो यूजुअली मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमेशा आपको पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, पेयर्स में किस तरीके से मिलते हैं कि एक पेयर आपको आपके मदर से मिलता है, दूसरा पेयर आपको फादर से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम मान लेते हैं आपका क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, यानी फादर की साइड से आया है, और दूसरा वाला मान लेते हैं ये वाला मैटरनल क्रोमोसोम है। ठीक है, ये कैसा है आपका, मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी ये मदर साइड से आया है। इन दोनों क्रोमोसोम को हम आपस में क्या बोलते हैं, होमोलोगस। इनको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर कोई जीन आई कलर के लिए प्रेजेंट है, तो यहां पर भी आई कलर के लिए ही होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दूसरे क्रोमोसोम्स भी होंगे। ये तो एक क्रोमोसोम हो गया, मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्रोमोसोम भी होगा, तो ये मान लेते हैं ये इस तरीके से कोई दूसरा क्रोमोसोम का पेयर मैं बना रहा हूं। ये इस तरीके से दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, जहां पे एक क्रोमोसोम आपको आपके फादर की साइड से मिलेगा और दूसरा क्रोमोसोम मदर की साइड से मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ जीन्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम भी आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। ये हो गया होमोलोगस। ठीक है, और यहां पर ये जो बेसिकली जो जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या, ये दोनों आपस में होमोलोगस है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएंगे, हेट्रोलोगस। इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये जीन और ये एलील और ये एलील, ठीक है, यहां का एलील और ये वाला जो एलील है, ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन एलील कहलाएंगे। ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन एलील कहलाएंगे। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, सपोज करो इस पर्टिकुलर जीन को आई कलर के लिए एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब ये आई कलर जैसे चाहे तो जैसे मान लेते हैं किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ये इस कलर को रिप्रेजेंट करेगा आपका ये आई कलर। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे आई कलर के लिए। ठीक है, लेकिन नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस के केस में क्या होगा कि अब आई कलर कोई भी एनिमल शो करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इस वाले एलील के ऊपर, यानी जो कि आपस में नॉन एलील हैं। अगर सपोज करो इस जीन का एक्सप्रेशन अगर ये वाला जीन कंट्रोल करता है या ये वाला एलील कंट्रोल करता है, तो ऐसे इंटरैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस। ठीक है,
यानी किसी एलील यानी कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ये दूसरे टाइप का नॉन एलील कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो इंटरैक्शंस होता है, इस तरीके के इंटरैक्शंस को हम क्या नाम देंगे, नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस बोलेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, when interaction takes place between non alleles, यानी अगर इंटरैक्शंस नॉन एलील्स के बीच में होता है तो ऐसे इंटरैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस बोलेंगे। और ये जो नॉन एलील्स है वो क्या कर सकता है कि किसी भी एलील के एक्सप्रेशन के अंदर बदलाव ला सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी नॉन एलील क्या कर सकता है, आपस में किसी दूसरे एलील के इंटरैक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे कि नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस के कौन कौन से टाइप हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके टाइप्स की, ठीक है, कि जो नॉन एलील है, ये जो नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस है इसको हम डिफरेंट टाइप्स में बात कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस या स्वीट पी का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्वीट पी की बात करें तो यहां पर आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि इसके एग्जाम्पल से बात करते हैं, उसके बाद फिर इसको डायरेक्टली पीपीटी की मदद से समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर, लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर अगर हम बात करें तो जो फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का कलर अगर हम बात करें तो अगर डोमिनेंट कलर या बोल सकते हैं कि अगर पी जीन रिस्पॉन्सिबल है, पी जीन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, पर्पल शो करेगा। ये जो है वो पर्पल के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पर्पल कलर तब तक शो नहीं कर पाएगा जब तक इसके साथ क्या है, एक नॉन एलील जीन सी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। यानी लेथाइरस ओडोरेटस पर्पल कलर तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब ये जो सी जीन है यानी जो नॉन एलील जीन है उसके साथ डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो। यानी यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन सी है ये जब तक नहीं प्रेजेंट होगा डोमिनेंट फॉर्म में, तब तक ये पी कैपिटल होने के बावजूद भी ये क्या करेगा, कलर एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जो पी है वो अपना एक्सप्रेशन तब तक शो नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके साथ सी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब नेक्स्ट क्या है कि ये बेसिकली जो फ्लावर कलर यहाँ पे पर्पल आएगा, पर्पल लाने का जो कलर है यानी जो पी जीन है वो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पी जीन है ये क्या करता है, एक कलर प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं एंथोसाइनिन। अब ये जो एंथोसाइनिन है ये बेसिकली पर्पल कलर लाता है, ठीक है। लेकिन ये तभी पर्पल कलर लेके आ पाएगा जब इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सी जो जीन है जो कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर ये कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये पी भले ही कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है तब तक ये पर्पल कलर को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पी रिसेसिव फॉर्म में है तो रिसेसिव फॉर्म में ये एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता और रिसेसिव फॉर्म में तो ये ऐसे ही कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये डोमिनेंट पी क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में कलर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन तब प्रोड्यूस करेगा जब उसके साथ क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन सी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो कलर अपीयर नहीं होगा, कलरलेस होगा। कलरलेस का मतलब है व्हाइट शो करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहां पर देखो ये पी जीन भी कैपिटल फॉर्म में है और सी भी कैपिटल फॉर्म में, तो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इस केस में क्या होगा, पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर यहां पर देखें अगर पी रिसेसिव फॉर्म में है और सी डोमिनेंट फॉर्म में है तो भी यहां पर कलर नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर सी क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, पी डोमिनेंट फॉर्म में है, फिर भी हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता। सेम एज नेक्स्ट केस में दोनों ही क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है,
तो भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। कलर तभी प्रोड्यूस होगा जब दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, यहाँ पर क्या है, 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, यानी 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन असेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म, यानी दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी, इस तरीके से होगा तब ये कलर प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सच जीन दैट एक्ट्स टुगेदर produce an effect that neither can produce its effect separately are called as complementary gene, यानी ऐसे जीन जो कोई भी इफेक्ट तभी प्रोड्यूस करेंगे जब वो साथ साथ होंगे, इंडिविजुअली वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन अपना इफेक्ट तभी शो करते हैं जब वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में हो, अगर डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको गांठ बांध करके याद रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हो इस डायग्राम में, डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये सी भी डोमिनेंट फॉर्म में है, पी भी डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इस केस में जो फ्लावर बनेगा वो कैसा बनेगा, पर्पल कलर का बनेगा। यहाँ पर देखो सी डोमिनेंट फॉर्म में है लेकिन पी रिसेसिव फॉर्म में है, तो इस केस में क्या है, व्हाइट कलर का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सी रिसेसिव फॉर्म में है, पी डोमिनेंट फॉर्म में है, तो भी क्या बनेगा, व्हाइट ही बनेगा। अब अगर यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पे सी भी रिसेसिव फॉर्म में है, पी भी रिसेसिव फॉर्म में है, तो इस केस में क्या बनेगा, व्हाइट कलर ही बनेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस हमने करवा के दिखा रखा है कि जब यहां पर क्या होगा कि F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है यानी हेटेरोजाइगस स्टेट में है तो पर्पल बनेगा, और जब उसकी हम सेल्फिंग करवा देंगे तो सेल्फिंग करवाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या है आपको पर्पल दिख रहे हैं, बाकी जो बचेंगे 7 वो क्या है आपको व्हाइट दिखेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, आपको रेशियो याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो आता है वो कितने का आता है, 9:7 का आता है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या रेशियो होता है। तो 9:7, जहां पे 9 पर्पल कलर होंगे और 7 वाला क्या होगा, व्हाइट होगा या कलरलेस होगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में, ठीक है। अब ये क्रॉस कैसे किया है तो ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए क्योंकि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसलिए मैं इस क्रॉस को यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर डाउट बनता है नहीं कर पा रहे क्रॉस तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस क्या होता है इसको समझते हैं। एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोकता है, ठीक है। एपिस्टेसिस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर एक नॉन एलील दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोकता है, ठीक है। यानी ये चाहता है कि मैं कोई कलर प्रोड्यूस करूं, लेकिन ये जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में है इसके ऊपर आ जाएगा तो इसके कलर को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना जहां पर एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस जीन बोलते हैं, ठीक है, या एपिस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है। यहां पर एक जीन क्या कर रहा है, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहा है, तो जो रोकने वाला जीन है उसको बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन, और जिसको रोका जा रहा है, जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो कमजोर हो गया बेचारा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको यही पॉइंट लिखा है कि जब कोई जीन प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, then this is known as epistatic gene and this phenomena is known as epistasis। यानी जब कोई नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, उसको दिखाने, अपने आप को एक्सप्रेस ना होने दे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो जीन एक्सप्रेशन करने से रोकता है यानी वो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता, उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे एपिस्टेटिक जीन, ठीक है।
और जिस जीन को सप्रेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उस जीन को क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। यानी पावरफुल कौन सा है यहाँ पे? पावरफुल इज एपिस्टैटिक, ठीक है, एपिस्टैटिक जीन है। और जो यहाँ पे बोले लेस पावरफुल या जो बेसिकली सप्रेस्ड है, जो सप्रेस्ड है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है पॉइंट, जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? एपिस्टैसिस। जो जीन रोकता है उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन, जिस जीन का कैरेक्टर रुकता है उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली एपिस्टैसिस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा हमारा डोमिनेंट एपिस्टैसिस और दूसरा होता है हमारा रिसेसिव एपिस्टैसिस। ठीक है, अब डोमिनेंट एपिस्टैसिस का मतलब क्या है अब यहां पर समझेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जैसे कि फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, या जिसको हम कुकुरबिटा पेपो भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये जो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई कुकुरबिटा पेपो के अंदर जब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये प्लांट के अंदर येलो कलर को शो करेगा। ठीक है, समर स्क्वेयर्स या कुकुरबिटा पेपो में जब ये वाई जीन डोमिनेंट फॉर्म में होगा तब ये येलो कलर को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब वो स्मॉल वाई या रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब वो ग्रीन कलर को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो कैपिटल वाई होगा और स्मॉल वाई होगा, इस केस में क्या है? कैपिटल वाई के केस में ये क्या करेगा? येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल वाई के केस में क्या प्रेजेंट करेगा? ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अब होगा क्या, यहां पर एक जीन है W। ठीक है, ये जो W है जिसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन है एपिस्टैटिक जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में इसके साथ लग जाए, अगर सिंपल ये कैपिटल वाई होगा तो फ्लावर का कलर कैसा होगा? येलो होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं फ्रूट कलर कैसा होगा? यहाँ पे येलो होगा। लेकिन अगर स्मॉल वाई में है तो ग्रीन कलर होगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि अगर सपोज करो इस कैपिटल वाई के साथ एपिस्टैटिक जीन जो कि WW है, ठीक है, ये WW क्या हो जाए? इसके साथ डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, तो जहां इसको येलो कलर दिखाना चाहिए था, अब ये जो एपिस्टैटिक जीन है, जो पावरफुल जीन है, ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, इसको येलो कलर शो करने नहीं देगा। और इस केस में अब ये कौन सा कलर शो करेगा? क्योंकि कलर ही नहीं शो करेगा, इस एक्सप्रेशन से रोक देगा, तब ये कैसा कलर शो करना स्टार्ट कर देगा? व्हाइट कलर। ठीक है, सेम एज अगर स्मॉल वाई क्या है आपका, किस फॉर्म, ये कैसा कलर शो करेगा? ग्रीन कलर शो करेगा। लेकिन अगर इसी के साथ कैपिटल W इस तरीके से डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए तो जो ये ग्रीन कलर शो कर रहा था अब ये भी क्या कलर शो करना स्टार्ट कर देगा? व्हाइट कलर शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी ये जो एपिस्टैटिक जीन है वो उसको रोक रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और डोमिनेंट फॉर्म की वजह से जो दूसरा नॉन एलिलिक जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। ठीक है, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एपिस्टैसिस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है कि डायग्राम बनाने के केस में क्या होगा कि इसका जो रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है, इसका जो रेशियो मिलने वाला है इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट एपिस्टैसिस का रेशियो आपको याद रखना है, ये होता है 12:3:1। ये क्या होगा? 12:3:1। ये इंपॉर्टेंट इसका बेसिकली रेशियो है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस। रिसेसिव एपिस्टैसिस में डोमिनेंट एपिस्टैसिस से उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि अब यहाँ पे जो एपिस्टैटिक जीन है उसको किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए अब डोमिनेंट फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो भी क्या करेगा? वो कलर के एक्सप्रेशन को या किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रोक देगा। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव एपिस्टैसिस बोलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स में देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखना है। और रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रिसेसिव एपिस्टैसिस है इसका जो रेशियो है वो 9:3:4 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंटली हमें इनके रेशियो याद रखने हैं।
जैसा भी हमने डोमिनेंट में देखा क्या होता है 12:3:1, तो इसमें क्या है 9:3:4। तो ये रेशियो हमें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो रेशियो के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।